बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह एक खूबसूरत दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के शो में हम कुछ स्पेशल आपके लिए क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं जो मौजूदा कोविड की सूरत हाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं जो कि बिल्कुल परेशान नहीं है। खैर मकसद ये होता है चीज़ें डिस्कस करने का कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम आप तक पहुंचाई जा सके। अब जब हर तरफ दुनिया में कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीन पे काम किया जाए और हो भी रहा है, बहुत सारे ममालिक जो है वो वैक्सीन लगा भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी इस अमल को शुरू किया गया है। लेकिन जो इससे सवालात जुड़े हैं, जो इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में भी हैं, इसी तरह आप लोगों के जहन में भी होंगे। आप लोग भी अगर वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो महफूज रहे, बीमारियों से बचा रहे, तो बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं, और फिर यहाँ वहाँ से जो बातें सुनी जाती हैं वो आपको परेशान करके रख देती हैं। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया आजकल इतना फास्ट चल रहा है, इस पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, कयास राइयां भी सामने आ रही है। तो माहिरीन की राय वैक्सीन से रिलेटेड हम आगे चल के आप तक जरूर प्रोग्राम में पहुंचाएंगे और कुछ बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी, उस पर लोगों के तहफ्फुजात, लोगों के मुतालिबात जो एहतजाज कर रहे हैं उस पर भी हमने बात करनी है। ये एक्चुअली अवाम के लिए मंसूबा है, तो फिर अवाम के मसाइल क्यों नहीं देखे जा रहे हैं। आगे चल के हमने प्रोग्राम पे इस पे भी बात करनी है, लेकिन सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज का सवाल, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त फीडबैक हमें आया और लोगों ने धड़ाधड़ आंसर दिए, और ऑब्वियसली हील्स की तरफ से एक जबरदस्त सा गिफ्ट था जो कि हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाया भी। और आज का सवाल आपको हम बता देते हैं जी, क्या सवाल है। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए आपके लिए है कराची, और ऑप्शन बी है जी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी लाहौर, और ऑप्शन डी है कोयटा। अगेन कल वाला ही इसका तरीकेकार है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले 4 लोग जो कि व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करेंगे वो हील्स की जानिब से जबरदस्त से शूज उन्होंने भेजे होते हैं जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं, गिफ्ट के हकदार ठहरेंगे। तो टेलीफोन लाइन हमारी ओपन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आंसर अपना जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका जवाब हम प्रोग्राम के एंड पर जो दुरुस्त जवाब है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जीतने वाले खुश नसीबों के नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने प्रोग्राम के एंड तक कोशिश नहीं करनी है कि थोड़ा सा वेट कर ले फिर हम जवाब दें, क्योंकि वो 4 लोग जो सबसे पहले सवाल का जवाब देंगे सिर्फ और सिर्फ वही इनाम के हकदार ठहरेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप रह जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमने शुरू किया है, आगे भी आप इनाम के हकदार ठहर सकते हैं। ये था आज का सवाल, स्क्रीन पर आपने देख लिया, इसका जवाब आप दे सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल। मौसम की डिटेल्स, टेम्परेचर आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। आज पूरा दिन टेम्परेचर शहर का कैसा रहेगा, तो आगाज सुबह 9 बजे के मौसम की सूरत हाल से हम करते हैं। और सुबह 9 बजे तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड और शहर में फॉग का राज था। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी फॉग है। विंड स्पीड सुबह 9 बजे क्या थी जी? 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही थी, और ह्यूमिडिटी 92%, अच्छी खासी ज्यादा ह्यूमिडिटी देखी जा रही है, रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट आज 12 बजे मौसम कैसा रहेगा? टेम्परेचर आपके सामने है, फॉग और 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा जी। टेम्परेचर, विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी हमें कम होती नजर आ रही है जो कि 68% रिकॉर्ड की जाएगी। 3 बजे का मौसम आपको दिखा देते हैं जी कैसा रहेगा। सनी होगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा टेम्परेचर, विंड स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएगी। एंड सेकंड आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी मजीद कम हो गई है, 56% रिकॉर्ड की जाएगी। और 6 बजे का मौसम देख लेते हैं जी कैसा था जी। क्लियर होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, विंड स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ह्यूमिडिटी 80% रिकॉर्ड की जाएगी। अब आ जाए जी रात 9 बजे के मौसम की तरफ। रात 9 बजे देख सकते हैं आप, टेम्परेचर होगा जी 16 डिग्री सेंटीग्रेड, वेदर क्लियर होगा, विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी एक बार से फिर बढ़ जाएगी और 83% रिकॉर्ड की जाएगी। ये थी हमारे पास मौसम की तमाम तर सूरत हाल जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। पूरे दिन का टेम्परेचर आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप टेम्परेचर के लिहाज से आपको पता हो अगर आपने कहीं आना जाना है तो मौसम की सूरत हाल के मुताबिक आप अपना प्लान सेट कर सके। अभी शहर की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी धुंध है,
और रात तो बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म की फॉग थी। तो ड्राइवर्स हजरात को हम बार बार यही कहते हैं, मशवरा देते हैं कि एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। अभी हम मोटरवे की सूरत हाल जानते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि सफर करते हैं, रात से ही मोटरवे के इर्द गिर्द गाड़ियों की, ट्रक्स की लंबी कतारें लग जाती हैं। स्टिल मोटरवे बंद है। सिचुएशन क्या है? फारहान यामीन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। फारहान, बताइएगा मोटरवे पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कहना है मोटरवे हुक्काम का? मोटरवे को कब तक ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा? अना देखिए, आपसे चंद लम्हे पहले जो मोटरवे बंद थी, रात गए तक शदीद धुंध के बाइस से शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से जो मोटरवे वो बंद की गई थी। अब चंद लम्हे पहले मोटरवे खोल दी गई है। जो M2 मोटरवे तकरीबन रात 10:42 पर बंद की गई थी, जबकि जो M3 मोटरवे 8:30 पर और वो तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी, जो कि अब खोल दी गई है। जो M2 मोटरवे वो तकरीबन 11 घंटे तक बंद रही है और इसी तरह M3 जो मोटरवे तकरीबन 13.5 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो कि बंद रही है। जबकि रात गए अगर GT रोड पे बात की जाए तो वहां पर भी धुंध और हद निगाह 10 मीटर तक रह गया था। तमाम अब जो मोटरवे खोली गई है उसके बावजूद भी जो मोटरवे हुकाम है, पुलिस है, उनका कहना है कि जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं मोटरवे के ऊपर, वो खासतौर पर ड्राइवर हजरात एहतियाती तदाबीर रखें, स्पीड पर कंट्रोल रखें, जो सामने वाली गाड़ी है उसमें के दरमियान जो फासला रखें, जबकि फोग लाइट का इस्तेमाल करें। और अभी भी जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गैर जरूरी सफर मोटरवे पर ना किया जाए, रास्ता ऐप का इस्तेमाल किया जाए और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 130 पर राब्ता किया जाए। जो मोटरवे बंद थी अब से कुछ देर पहले खोल दी गई है। जी, थैंक यू सो मच फारहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आयशा, मैंने चाय पीना ही शुरू की थी, आपने कहा जी फारहान वाइंड अप की तरफ है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं इस वजह से कि जैसा कि अभी फारहान ने अपडेट हमें किया, मोटरवे को खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए, तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जो फारहान के पीछे भी मैंने सूरत हाल देखी, स्टिल फॉग है। तो इस पर आपने क्या करना है? एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी है। जब भी आपने बाहर घर से निकलने, ना सिर्फ मोटरवे पर बल्कि शहर के अंदर भी अगर आप सफर कर रहे हैं, तो अगर आप एहतियात से ड्राइविंग करेंगे, आप अपने साथ दूसरों को भी महफूज रख सकेंगे। इससे आज की टॉप स्टोरीज क्या है? लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की हमारे सामने है जी। घी 300 रुपए फी किलो का हो गया है। हुकूमत गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म करना चाहती है, शहरियों का यह कहना है। और दिल के मरीज मुश्किल में पड़ गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीटी एंजियोग्राफी की दोनों मशीनें खराब। तामीराती कामों में चहेते ठेकेदारों पर नवाजिशात। और एक बड़ा इंकशाफ, लारी अड्डा बादामी बाग 3 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। आज की टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं, आमिर भाई बड़े चालाक हैं। ये जो आज हम लाइव के चक्करों में रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा था सबसे पहले जवाब उसका आमिर भाई ने दे दिया है। सवाल हमारा क्या था जी? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा। आमिर भाई इसका जवाब दे चुके हैं। तो आमिर भाई आपने जवाब नहीं बताना, क्योंकि अभी एक इनाम के हकदार आमिर भाई ठहरे हैं, बाकी 3 लोग जो हैं वो अभी इनाम हासिल कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों को दे इनाम, कोई मसला ही नहीं है ऐसा। और तो पहले आओ, पहले पाओ। देखें, अब टीवी इंडस्ट्री से हैं हम लोग, तो हम लोगों को नहीं पता होएगा तो किसे पता होएगा? यानी आज का सवाल आयशा ने मुझे लगता है आपकी वजह से बड़ा आसान सा रख दिया था। अच्छा चले, मुश्किल रखिएगा। जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो फिर जवाब दूंगा, और अगर रास्ते में जबरदस्त। तो यही सब लोग जो हैं, आप भी हमें जवाब अपना भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको एंड पे हम इसका जवाब भी बताएंगे और आप इनाम के हकदार भी ठहर सकते हैं। हीट्स की तरफ से बहुत ही जबरदस्त से शूज हैं। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक बार से महंगाई का हम जिक्र करने वाले हैं। घी 300 रुपए फी किलो हो गया। हुकूमत गुर्बत नहीं बल्कि गरीब को खत्म करना चाहती है, शहरियों का ये कहना है। शहरी तो बहुत देर से कह रहे हैं आमिर भाई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, ये असल में टैगलाइन ही यही है कि हुकूमत जो है गुर्बत नहीं गरीब को खत्म करेगी। ये जो होता है ना दर्जा दोम, ये है मौत। सही कह रहे हैं आप।
ये दर्जा अव्वल की मौत है। तो दर्जा अव्वल कौन मुझे खा सकता बताएं, है जब आमिर भाई? गवर्नमेंट इजाजत दे रही है कि आप दर्जा दोम और दर्जा सोम के घी बनाएं, हाँ, दर्जा दोम और दर्जा सोम की सब्जी बेचें, सही कह दर्जा रहे हैं दोम और दर्जा सोम की दालें बेचें, और ये कैटेगरी हमने इसका सहूलत मतलब है, बाजारों में भी देखे देखिए, जहाँ बड़े बड़े वुज़रा दौरे करते रहे। दौरे करते हैं, तो वो गरीब को वही घी खिला रहे हैं जिससे आपकी जो है PIC की बेड्स नहीं मिलते हैं। वहाँ एक एक टेस्ट के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी जिससे साबुन बनाया जाता है, पाम ऑयल, उससे घी बना रहे हैं। पूरी दुनिया में वो बैन है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए जहाँ पाम ऑयल से घी बनाया जाता है, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। मुझे बताएं, इन दोनों मुल्कों में दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट की डिजीज है। सही कह रहे हैं आप और एक हमारे तरफ यहाँ तो आप PIC के जो सहूलियात ही नहीं हालात है, हैं, अल्लाह रहम करे। सहूलियात ही नहीं है। और दूसरा, आप गरीब अवाम को क्या करते हैं कि उसको 45 रुपए सस्ता मिलेगा दर्जा दोम का घी। ये दर्जा दोम है क्या? ये कभी किसी ने गवर्नमेंट से पूछा कि आप क्यों बनने देते हैं दर्जा दोम? क्यों उसमें वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती जो इसकी टॉक्सिक्स को निकाल सके? और फिर आप, हमारे यहाँ इतना जबरदस्त सूरजमुखी होता है, बिल्कुल, अगर उससे ऑयल बनाया जाए, उससे घी बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है वो सबसे सेहतमंद होएगा। और हार्ट के जो अमराज हैं उसमें वो दिया जाता है। फिर आपके पास भुट्टा है, सिट्टा, जिसको कॉर्न ऑयल बोलते हैं, उसका ऑयल इस्तेमाल हो सकता है। जब तक ये साबुन बनाने वाले पाम ऑयल से घी बनाना बंद, आप देख लें, साबुन वाली कंपनियां ही घी बना रही होती हैं। आमिर भाई मेरी बात सुने ना, जैसे कि आपने वाज़े तौर पे कहा कि खुद कैटेगरीज बनाई गई हैं और हुकूमत इस पर वो कोई तो चेक बांटी एंड जा रही है बैलेंस, यहाँ पे। तो आप बार बार फिर आंखें बुझाने के लिए क्या ये फूड अथॉरिटी जो कार्रवाई करती है, हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा कार्रवाई की है तो सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कोई ना कोई है जो ये कार्रवाइयां कर रहा है। अब ये घी, कुकिंग ऑयल जो कि एक्चुअली बीमारियां बांट रहे हैं, हुकूमत इस मामले पर सो रही है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन इस पर चेक देखिए, ये तो गवर्नमेंट है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये बनास्पति घी, मैंने आपको बताया, बैन हो गया, बिल्कुल, सिर्फ 2 मुल्कों में रह गया। आप अंदाजा करें, वियतनाम जैसे मुल्क में ये बैन है, बिल्कुल, जिसको हम मेरा ख्याल है थर्ड वर्ल्ड भी नहीं समझते, उससे भी और यहाँ के हालात का आप कंपैरिजन कर और रहे हैं। यहाँ के हालात का क्यों? कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो पैसे खाती हैं, हमारी जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो पैसे खाते हैं। कोई इस पर कानून साजी नहीं है। कहा गया था कि 2021 तक घी पाकिस्तान में बनना बंद हो जाएगा, हुआ बंद? बिल्कुल नहीं। इसी फूड अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि जी हम लॉज ला रहे हैं, घी नहीं बनेगा। 2021 आ गया है, मैं देखूंगा इस साल नहीं बनेगा। घी बनाने वाली कंपनीज को भी सोचना चाहिए। देखिए, आप गैर मियारी घी बेचकर और महंगा घी बेचकर अपने बच्चे को देसी घी भी खिलाएंगे ना, बच नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही आपकी फैमिली बच नहीं पाएगी, बिल्कुल आप डिजीज से, बीमारी से बच नहीं पाएंगे। आज अगर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो इस वजह से है कि हम घी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला नाकिस घी। मुझे कीमत पे नहीं है, 300 रुपए किलो हो गया, नहीं खरीदेगा गरीब आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहाँ पे जाएगा? वो 245 वाले, 240 वाले पे जाएगा। 50 रुपए, 60 रुपए, उसके लिए बड़ी अहमियत है। अंदाजा लगा सकते हैं उसकी हालत क्या? अच्छा, हम गंदा खाना भी उन्हीं को बेचते हैं जिनके पास औलाद की इस्तेदाद भी नहीं है। आप फूड अथॉरिटी को देख लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे छापे मारेगी, बड़े बड़े होटल्स पे छापे मारेगी। कभी आपने सुना कि ये जो रेडी पे चने बेच रहे होते हैं, इन पर छापा लगा है? बिल्कुल नहीं। ये तंदूरों पे जो कुछ बिक रहा है और जिस घी में वो पक रहा है, जिस मछली को तला जा रहा है गंदे ऑयल के अंदर बार बार, और मोबाइल ऑयल टाइप वो चीज होती है, उसमें तला जाता है, कहीं वहां छापे का सुना आपने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बड़े ब्रांड्स के नाम सुनेंगे ताकि उससे उनको शोहरत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब मैं क्या कहूँ कि आप फूड अथॉरिटी में मुलाजम हो जाए तो आप करोड़पति होना आपके लिए अब बड़ा आसान हो गया। इस सब के बाद मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि हम किस किस का जमीर जगाएं। हम बात कर रहे हैं, अच्छा शहजाद बड़ी डिटेल में चीजें बताते हैं कि अकबरी मंडी में ये रेट है, मार्केट में ये रेट है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगा है, हमने रेट कंट्रोल करने हैं। ये मैकेनिज्म क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है आमिर भाई, जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा? ये बहुत ज्यादा मुश्किल, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें मैकेनिज्म, कल मेरी शहजाद से भी बात हो रही थी। रमजान आ रहा है, हाँ जी, ठीक है जी, उससे पहले दालों पे होता है सट्टा। अब आप कहेंगे सट्टा क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। ये सट्टा होता है कि चंद बड़े डीलर जो हैं वो आपस में कीमतों का रद्दोबदल करते हैं, सही, और उसमें लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराते हैं। मसलन आप अगर अकबरी मंडी चले जाएं तो बहुत बड़े जो ताजर होंगे वो आपसे कहेंगे कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए है तो 2 मैंने दाल खरीदनी है, सही, तो तुम रमजान के बाद, रमजान में तुम मुझसे ईद से पहले इतने पैसे ले लेना इसमें अच्छा, सही। वो कीमतों के इस हिसाब से बढ़ाते हैं
लोगों के पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा तो उनका होता ही है, फिर उसकी होर्डिंग करते हैं और कीमतों को बढ़ाते चले जाते हैं। होगा क्या? इसका एंड रिजल्ट ये है कि ये कीमतें अब बढ़ रही है, कोई 10 रुपए, कोई 60 रुपए, कोई 70 रुपए बढ़ रही है। एट द एंड रमजान से पहले हुकूमत कहेगी और हातम ताई की कब्र पे लात मारेगी कि जनाब ये हम 10% सब्सिडी देने जा रहे हैं, आंखें बुझाने के लिए 10% सब्सिडी। उससे पहले कीमतें कहां पे ले गए वो? बिल्कुल। आप होल्डर्स के साथ मिलकर कितने होल्डर्स आपने पकड़े आज तक? मुझे चले ये बता दे कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा। आपका चैनल सारे देखते हैं, पुष्ट बनाइए जो माफिया का नाम लेते हैं, माफिया बनाने वाले भी यही लोग हैं। आपका प्रोग्राम सारे देखते हैं, बिल्कुल। हुकूमती एहलकार भी देखते हैं, आपके प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, मैसेजेस भी आए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके बावजूद आप मुझे बता दें आज तक कितने होल्डर्स पकड़े गए? कभी भी ये दाल पर जो सट्टा इस वक्त अकबी मंडी में हो रहा है, इस पर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो इस वक्त पैसा फेंक रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, दाल ज़हीरा करते चले जा रहे हैं, दाल ज़हीरा करते चले जा रहे हैं। एट द एंड रमजान में आपको बेसन महंगा मिलेगा, महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा, घी बहुत महंगा मिलेगा, फिर आपको आटा बहुत महंगा मिलेगा, और उस पर गवर्नमेंट क्या कहेगी? कहेगी जी हमने 10% सब्सिडी दे दी। इससे भी महंगाई, इस अभी वाली सिचुएशन से भी ज्यादा चीजें महंगी हो जाएंगी, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो हम कहते हैं ना कि एक तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम रियासत मदीना की बातें करते हैं, तो हम तो लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी बंद कर रहे हैं। और हमारे तो हुक्मरान ने यह कहा था कि सुकून जो है सिर्फ कब्र में मिलता है, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? तो किधर जाएंगे? बहुत खूब कहा आपने, और वाकई ये हालात हो गए हैं कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, क्योंकि तंगियां इस कदर आवाम के लिए पैदा की जा रही हैं कि समझ से बाहर होता चला जा रहा है कि किस तरह से जिंदगी बसर की जा सकती है। खैर, मुझे नहीं लगता इन चीजों को डिस्कस करने का कोई भी फायदा होता है, क्योंकि आपको अगले दिन और ही महंगाई की चीजें जो है वो नजर आ जाती है कि अब ये चीज रह गई थी, इसकी कीमत में भी अच्छा, एक फायदा होता है। वैसे आप पता नहीं क्यों कहते हैं कि इस चीजों को डिस्कस करने से फायदा, मैं वो जो दांत पीसता रहता हूँ ना, उसमें जरा कमी आती है जब मैं बोल लेता हूँ ना, हाँ। और लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, गुस्सा निकल जाता है, तो मेरा गुस्सा निकल जाता है। उसका चले एक फायदा तो होता है कि लोगों को ये तो समझ आए कि उन्होंने जिसको वोट दिया था वो उनको किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। होता है कि मैं इतना जबरदस्त शो किया है, लोगों की बातें भी सुना दी, हमने भी डिस्कस कर दिया, अपने हालात भी डिस्कस कर दिए, अगले दिन आपको पता चल जाता है कि फलां चीज की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया, तो भाई कोई सुन नहीं रहा, किसी के कान पे जून नहीं रिंग रही। नहीं रिंगती है। देखिए वोट आ लेने दे, जमहूरियत सबसे बेहतर इंतकाम है, बेनजीर साहब का ये कॉल है। बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि बस टाइम आने दे तो फिर देखे क्या करते हैं। खैर, अगली खबर हमने जरूर डिस्कस करनी है, और जैसा कि हमने इस खबर से रिलेट भी आमिर भाई ने किया कि दिल के मरीज जो हैं वो मजीद मुश्किल में पड़ गए हैं। पहले वैसे कौन सी आसानियां थी, इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और हमने एक जबरदस्त सा सेगमेंट शुरू किया है जिसको हमने नाम ये दिया है कि आप क्या कहते हैं। और इस सेगमेंट से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती चलूं कि आप जो कहेंगे वो, चाहे कोई आपका मसला है, कोई सजेशन है, आपके इलाके में कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, फिलहाल हमारी तो ये कोशिश होती है कि शहर का हर मसला कवर करें, लेकिन क्योंकि हम हैं आपकी आवाज, तो आपकी आवाज हम टीवी पे दिखाएंगे भी, पहुंचाएंगे भी हुकाम बाला तक, आपके मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। आमिर भाई, कैसा लगा आपको ये हमारा अच्छा सेगमेंट है ये? मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे जो हैं दर्जा दोम के जो तजियाकार हैं, उनसे बेहतर ये है कि आवाम से ही जान लिया जाए बिल्कुल कि उनको क्या मसाइल हैं। देखिए, हमें भी मसले होंगे, हमें भी ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जॉब वाले बंदे हैं, काम करते हैं, हर महीने तनख्वाह मिलती है, तो हमारे कुछ मसले हल भी हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त अवाम जिस चक्की में पिस रहे हैं, अवाम जिसको प्रॉब्लम समझते हैं, उसको अगर उसकी नब्ज पे हाथ रखना है तो फिर आपको अवाम को सुनना पड़ेगा। तो ये सेगमेंट आप जब अनाउंस कर रही थी तो मैं सोच रहा था जबरदस्त, तो फिर आज आगाज कर लेते हैं और देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। जी दिखाइए आयशा। मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी तरह बहुत से लोग कारोबार के सिलसिले में लाहौर आते जाते हैं हर हफ्ते, हर वीकेंड वगैरह पे। तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं हमें जो दरपेश हैं वो ये हैं कि हमें सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा होती है। सड़कें जो है LTV HTV एक ही सड़क के ऊपर चल रही है, जिससे और भी मसाइल हैं, जैसे एम्बुलेंस, इससे एम्बुलेंस को बहुत मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है। और जो आजकल हमारा ये जो है यहाँ
यहाँ पे किसी किस्म की चेक पोस्ट नहीं है, किसी किस्म की सिग्नल्स वगैरह नहीं है, फिर भी इधर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये किस वजह से हैं? यहाँ हमारी जो हुकूमत है वो मुनासिब जो है इकदाम नहीं कर रही है, शायद वो कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन एक सिंगल रोड के ऊपर जो एक छोटी गाड़ी है वो बड़े ट्रक के पीछे फंस जाती है या जो भी है ट्रैफिक में फंस जाती है। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा जो है आजकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जैसे और मोटरवे से देखा जाए, मोटरवे आजकल आपको पता है कि फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी लोगों को मसाइल वगैरह हो रहे हैं, फॉग की वजह से भी नहीं लोग आ पा रहे। और यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि लोग जो तफरीह के लिए हर वीकेंड पे आते थे या जो लोग। ठीक है जी, ये सुन लिया आपने आज का जो प्रॉब्लम एक शहरी ने हमारे साथ डिस्कस किया है। ट्रैफिक का मसला, बेहंगम ट्रैफिक शहर का बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और आज का सबसे पहला हमारे पास ये मसला है। आमिर भाई क्या कहेंगे? ट्रैफिक तो मसला है लाहौर में, और इसका सिर्फ लाहौर नहीं, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं दुनिया भर में, आप न्यूयॉर्क, बीजिंग, ये ना समझे कि उनके में नहीं है, उनमें भी यही मसाइल हैं ट्रैफिक के। उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हो सकते हैं वो खुद अवाम है। अगर अवाम वन वे ना क्रॉस करें, जिस तरह से भाई कह रहे थे कि ट्रक जो है वो वन वे में आ जाता है, फिर गाड़ी फंस जाती है। आज मेरे साथ सुबह जब मैं आमना को छोड़ने जा रहा था स्कूल, बिल्कुल बैन ऐसा ही हुआ। पूरी बस जो है वन वे काटती हुई बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने आ गई, और उसने हटाने की जहमत गवा रहे, मुझे इशारा कर रहा था कि आप भी वन वे किसी दूसरी रोड पे से निकल जाए। तो मैं उसको हंस रहा था, फिर मैंने कहा कि तुम निकलोगे, मैं नहीं निकलूंगा। तो उसके बाद वो गया। देखिए शाउर जो है ट्रैफिक के हवाले से सेंस, एक तो गवर्नमेंट का काम ये है कि वो स्कूल्स में अब ट्रैफिक लॉज बच्चों को सिखाने शुरू करें। मैं न्यूजीलैंड गया एक कवरेज के हवाले से, तो वहाँ पे मुझे एक स्कूल का विजिट कराया गया, तो उसमें नर्सरी के बच्चों को बताया जा रहा था लाइन और लेन के बारे में, रोड क्रॉसिंग के बारे में। स्कूल के अंदर ही उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बनाए हुए थे, वो कोन्स रखी हुई थी और उनमें से उनको गुजारा जाता था। कभी उनको ट्रेन बना दिया जाता था, कभी कार बना दिया जाता था। आमिर भाई की हमने पहुंचा दी है। ये चीजें जरूर कोर्स का हिस्सा बनानी चाहिए, स्कूल्स में भी और बच्चों को घर में भी जो है ये चीजें जरूर बतानी चाहिए। मुझे याद है मेरे अपने कोर्स का हिस्सा था कि आपको जो चीजें सिग्नल की खास तौर पर बताया जाता था, फुटपाथ क्यों बनाए गए हैं, कब आपने चलना है, कौन सी लाइट पे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको कोर्स का हिस्सा बनानी चाहिए। और मैंने खुद सीटीओ ऑफिस भी विजिट किया था। सीटीओ साहब ने सिटी 42 लाजमी सुबह लगाया होता है, तो आई होप कि उन्होंने भी शहरी का ये मसला सुन लिया होगा। तो सीटीओ साहब प्लीज, ये शहर में ट्रैफिक मसाइल हैं, इसके हल के लिए कोई ना कोई प्रॉपर अब हमें लाहे अमल की तरफ जाना है, क्योंकि वाकई ये कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। अगर आप अगले सवाल की तरफ नहीं जा रही तो सीटीओ साहब से मैं कहूंगा कि वो ज़लील सामी के साथ एक मीटिंग करें, और जो वन वे क्रॉसिंग्स हैं वहां पर वो जो रॉड्स वगैरह लगाते हैं जिनसे वन वे क्रॉस नहीं हुआ जाता, वो जरूर लगवाएं। सही राउंड अबाउट्स पे लगवाएं। जिस तरह से आपने लिबर्टी राउंड अबाउट का हल निकाला, बाकी राउंड अबाउट्स का भी इसी तरह से हल निकाले। मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और अगर वन वे रुक गया क्रॉसिंग, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी ट्रैफिक पुलिस। जबरदस्त। और आमिर भाई, मैं आपको अभी मैं आपको शो के बाद दिखाऊंगी भी, मुझे अभी मैसेज आ जाने सीटीओ साहब का, और वो बता देंगे कि जी उनको आपकी ये सजेशन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा इन चीज़ों को वो ऑनरशिप लेते हैं और सराहते भी हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो हाईलाइट करते हैं। खैर, अगली खबर जिस पर हम जा रहे हैं वो ये है जी, दिल के मरीज मुश्किल में पड़ गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीटी एंजियोग्राफी की दोनों मशीनें खराब पड़ी हैं। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीजें जाहिद साहब टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहते हैं, टीचिंग अस्पतालों की सूरत हाल बताते रहते हैं। और अब पीआईसी जो कि दिल के मरीजों की वाहिद इलाजगाह है, यहाँ के अगर हालात ये होंगे तो कौन इलाज करेगा, कहाँ जाएंगे ये मरीज? जी आमिर भाई। अच्छा, अगर ये मशीनें ठीक हो गई तो मेरे बेचारे गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहाँ जाएंगे? आमिर भाई, ये उल्टा बोल दिया आपने। क्या गलत बोल दिया कुछ? मेरे बेचारे गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कहाँ जाएंगे? मालकान वो देखें, वो इतने गरीब हैं। इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? देखिए इतने गरीब हैं, सिर्फ एक ड्रिप लगाने के, ड्रिप आप खरीद के लाएंगे 4000 रुपया लेते हैं वो। सही कह रहे हैं आप। और उनके प्लाजे अब 5 स्टार होटल से भी आगे निकल गए। सही कह रहे हैं आप। यानी एक हॉस्पिटल को मैं जानता हूँ जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मरीज को दी जाएगी वो 6 स्टार होटल के बराबर होगी। अच्छा। आपके कमरे में ऐसा फर्नीचर होगा जो आपकी अपनी पसंद का होगा। अल्लाह ताला रहम करे, किसी को आपके पर्दे आपके रंग के पसंद। कहाँ एनजीओ, सिटी एनजीओ और गरीब का हॉस्पिटल और 10 रुपए की पर्ची पे इलाज का भूल जाएं। बेचारे गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऑनर्स का सोचें, ये मशीनें ठीक इसलिए नहीं होने दी जाती
क्योंकि आपके डॉक्टर साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इस यहाँ पर अगर मरीज का इलाज कर देंगे तो उनके हॉस्पिटल में कौन जाएगा, और उनके एक एक विजिट का वहां पर 10-10 हजार रुपया कैसे चार्ज किया जाएगा, जो 2 मिनट के लिए आके पूछेंगे कि आपका क्या हाल है। मैं जब PKLI में था तो वहां पे मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ नर्सेज के साथ और डॉक्टर्स के साथ बात करने का, तो उन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर साहब विजिट करते हैं और जो आके हालचाल पूछते हैं ना, उसकी एक लिस्ट है। वो बाद में मुझे वो लिस्ट मिल गई। मैं आपको अगर कहीं होगा तो मुझे कोरोना के दिनों में 20 दिन रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब ने स्काइप पे जो आपसे बात की थी और हालचाल पूछा था ना, उसके कितने पैसे लगे हुए हैं। वो मैंने पे नहीं किए थे, गवर्नमेंट ने पे किए। सही। बट वो पैसे अगर आप प्राइवेट चार्जेस हैं, अगर आप प्राइवेट मरीज हैं तो आप पर कितना चार्ज किया जाता है, आप जरा ये गौर सोच लें। और उसपे ये तो सरकारी इदारा था, आप सोचे प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना किया जाता। अगर जहाँ एक ड्रिप लगाने के, पिछले दिनों एक केस आया था मेरे पास, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ ड्रिप लगाने के उन्होंने 4000 रुपए चार्ज किया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि गरीब की कहाँ पे सुनवाई। आमिर भाई, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। मुझे एक चीज यहाँ पे याद आई कि क्या सिर्फ ये मुखैर हजरात या दर्द दिल रखने वाले, गौहर एजाज साहब का नाम मैं हमेशा लेना चाहती हूँ, फ्रेंड ऑफ PIC के ताबन से उन्होंने जो यहाँ पर काम किया, सिर्फ ऐसे लोग आते रहेंगे तो काम होता रहेगा? गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वैसे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी ऑनरशिप लेती नहीं है, और शुक्रिया अदा करना चाहिए मुखैर हजरात का, जो कम अज कम आगे तो आ रहे हैं और आगे आकर वो इस तरह के काम, गौहर एजाज साहब भी उनमें से एक हैं। तो जब हम कहते हैं ना फ्रेंड्स ऑफ PIC, फ्रेंड्स ऑफ जिना, तो इसका मतलब है ये एक से ज्यादा लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सामने भी नहीं आना चाहते, और अगर वो ना हो तो गरीब की कहीं सुनवाई ना हो। आज बेड्स नहीं है लोगों के पास हॉस्पिटल में, कहीं पर कोई ट्रीटमेंट के लिए जदीद मशीनरी मौजूद नहीं। जो मौजूद है वो 13-13 साल पुरानी मशीनें हैं, जो नई हैं उनकी आपने रिप्लेसमेंट का सोचा ही नहीं है, उनकी पुर्जाजात। और दूसरी बात, आपका जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो ट्रेन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये इतनी महंगी मशीनें खरीद तो ली जाती हैं, लेकिन इनको मेंटेन रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस का काम जो है वो देखना पड़ता है। माहिर लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वजीर सेहत से, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी आला हुक्काम है, कि प्लीज खुदारा नोटिस लीजिए इस चीज का और इन चीजों को ठीक करवा लीजिए। अदरवाइज गरीब जो है वो पहले भी मर रहा है, और फिर अगर इलाज नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता लोग क्या करेंगे, जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। तो आप लोगों को भी तो जवाब दे किसी दिन होना ही है। ये वजीर सेहत जो है, इनका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं है ना? आमिर भाई क्यों आप? नहीं है बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा, मैं समझता था कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद ना। बिल्कुल अगर इनका प्राइवेट हॉस्पिटल तो फिर वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों करेंगी? ये तो PTI गवर्नमेंट आने से पहले, जब PTI ऑपोजिशन में थी, तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात किया करती थी कि उसी कारोबार से रिलेटेड लोग क्यों आते हैं। तो अगर वजीर सेहत का अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो मुझे बताएं कि वो उस माफिया कैसे होंगी? उम्मीद ये थी कि एक डॉक्टर अगर वजीर सेहत लग जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चीजें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जगा दिया जाए किसी को। तो आई होप कि कोई जाग जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। खबर यह है जी, तामीराती कामों में चहेते ठेकेदारों पर नवाजिशात, कौमी खजाने को 45 करोड़ का नुकसान। पेपर हाथ से गिर गए मेरे आमिर भाई। हाँ, तो ये 45 करोड़ तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा का नुकसान होगा। और ये जो लाइनें बनाकर सरकारी इदारों के बाहर ये खड़े होते हैं, ये ठेकेदारी है। और हॉकी स्टेडियम में काम हो रहा था एक दफा, फिर आप कहेंगे आप जाती तजुर्बात बहुत बोलते हो, अच्छी बात है। काम हो रहा था और वो जो ईंट लगा रहा था, मेरा ख्याल है कि वो शायद कोई किसी कब्र पे भी ना, अल्लाह माफ करे, लगाए। जितनी गंदी वो ईंट लग रही थी, मैंने उस ठेकेदार से पूछा, मैंने कहा भाई आपको पता है आप कितनी गंदी ईंट लगा रहे हो, और आपने लिख कर दिया हुआ है अपने ठेके में कि आप दर्जा अव्वल की ईंट लगाइए। सही। कहता भाई दर्जा अव्वल की ईंट DG खा गया, दर्जा दोम की ईंट उसके नीचे वाले खा गए, मेरे हिस्से में दर्जा सोम की ईंट है, इसमें से मैं 4-5 रुपए जो बचेंगे वो एक ईंट के, जो ईंट लगाने के वो बचाऊंगा। उसके बाद मैंने ऑडिट वालों को पैसे देने हैं, जिन्होंने बिल क्लियर करना है, जिन्होंने AG ऑफिस में जाना है, मैंने सारे काम निकाल कर, तो इस हिस्से में अगर मैं ये भी लगा रहा हूं ना तो ये भी गनीमत समझे आप। एक्सपायर सीमेंट जो था, जो इंडिया से रिजेक्ट हुआ था, वो मैंने लगते हुए सरकारी ठेकों के अंदर देखा है। गंदा लोहा जो स्क्रैप से बनता है, उसका सरिया सरकारी इमारतों के अंदर लगा हुआ देखा है। फिर आप बात करें कि ठेकेदार क्यों, ये मैं तो 45 करोड़ सुन के हैरान, तो बहुत कम रकम है।
ये तो परेशानी की बात है और ये इनका इंकशाफात बड़े बड़े होते हैं। आमिर भाई, कोई इस पे नोटिस नहीं लेता, कोई पूछता नहीं है, क्या खुली देखिए जो छुट्टी है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर है रखे हुए हैं हमने, वो जाते नहीं है, उनके एहलकार जाते वो हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर आम लोगों बिल्डिंग को तंग करने इंस्पेक्टर के लिए रखे हुए हैं। अब आजकल तो खप है ना कि सेनेट के वो बिकेंगे वोट, ये कहाँ कहाँ बिकते हैं और ये कहाँ कहाँ इस कौम को बेच रहे हैं, सही। अपने ईमान को बेच रहे हैं। ये एक लंबी कहानी है अन्ना, इस पर पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा ख्याल है आपके पास तो वक्त भी नहीं रहा होगा। बिल्कुल, हम आगे चल के इसको जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है लारी अड्डा बादामी बाग की, जहां पर 3 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर गायब है। अब यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी ने एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढने की कोशिश की है? जिस दौर में ये कब्जा हुआ होगा उस दौर के एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़े ना, उसने कितना पैसा बनाया होगा। और ये तो अब लाहौर की 25% सरकारी जो अराजी है लाहौर उस पर बना हुआ है। आप जितने आपके ड्रेन्स हैं उनके इर्द गिर्द जितनी आबादी है वो सारी की सारी आप अंदरून शहर सर्कुलर रोड के साथ साथ सारे का सारा नाजायज है। सही। सबको पता है कि ये इनके पास कोई कागज नहीं, कोई तो ये डॉक्यूमेंट फिर नहीं, माफिया सरकारी का नाम होता क्यों देते हैं? आंखें बुझाने के लिए कह देते हैं माफिया है। नहीं, किसी के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हम ये जिसके समझते साथ हैं आमिर भाई, ये कोई- चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी, कोई पूछने वाला जिनके नहीं। खिलाफ कोई सियासी इनको है उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकी कब्जे हो रहे हैं। मैं बता देता हूँ किसका आमिर भाई, बड़ी कब्जा लंबी जो लिस्ट शालम हो जाएगी, मुझे मार्केट में। क्लोजिंग की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक पर सर तोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं, वैक्सीन पर काम भी किया जा रहा है और फिर वैक्सीन लोगों को लगानी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की, यहां पर भी वैक्सीन का अमल तो शुरू हुआ है लगाने का, लेकिन बहुत सारी कयास आराइयां जो हैं इस वैक्सीन से रिलेटेड की जा रही हैं। सेकेंडली, सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा भी इस वैक्सीन के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, इस तरह की जब वो चीजें सुनते हैं तो वो बजाय इसके कि उनकी मुश्किल आसान हो जाए या वो परेशानी कम हो जाए, वो मजीद ज्यादा परेशान होकर रह जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इससे जुड़ी कयास आराइयां जो है, जो इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो जो है उसका किसी ना किसी तरह से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, जो वैलिड इंफॉर्मेशन हो, ताकि आपकी परेशानी भी कम हो सके। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सही नहीं है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, अभी तो सिर्फ तजर्बाती बुनियादों पर की जा रही है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा अगर वैक्सीन लगा देंगे। कुछ लोग वेट कर रहे हैं जी, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है देख ले रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद लगाएंगे। अब बहुत सारे लोग जब आप डिफरेंट जगहों पर बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं, फलां एज ग्रुप को लगवानी चाहिए, फलां एज ग्रुप को नहीं लगवानी चाहिए, जो ऑलरेडी बीमारियों में मुब्तला हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल के मरीज हैं, वो ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवा सकते। अब ये चीजें आई डोंट नो कि हम खुद ही चीजें पढ़ पढ़ के सोशल मीडिया पर एक ही लाइन में जहां सब लोग चल रहे हैं वहां से हम खुद ब खुद चीजें सीख लेते हैं और बड़े वसूख के साथ जाके दूसरों को बता भी देते हैं। और वो कहा जाता है ना कि हमेशा जो कम इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। तो हमने आज कोशिश ये करनी है कि वैक्सीन से रिलेटेड जो अबहाम है, जो लोग बेचैनी में इस्तराब में मुब्तला हैं, वो हल करने की कोशिश करें और वैलिड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं करवाना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाशुबा मैं सबसे पहले कहूंगी कि बिलाशुबा आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप हमेशा से लोगों की रहनुमाई के लिए हाजिर होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसकी जज़ा जरूर आपको देगा। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, वैक्सीन आ गई, लोगों को लग भी रही है, बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि एज ग्रुप डिफरेंस बता रहे हैं कि लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, फलां बंदा दिल का मरीज है उसको तो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए। जो अबहाम जुड़े हैं वैक्सीन के साथ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका इन काइंड लफ्ज़ों का मेरे लिए। देखें, जाहिर है कोई भी ऐसी चीज़ जो तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख जानें ले चुकी है,
इसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहें तो कोई मेरा ख्याल मुबालगा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है फ्यूचर में भी कोई बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल या इस किस्म की चीज़ जो है आर्सेनल, वो कम चांसेस हैं कि कोई 10 लाख लोगों को मार दे। चांसेस यही हैं अनफॉर्चुनेटली कि ये जो चीज़ नज़र नहीं आती माइक्रोब्स, ये हमारे दुश्मन है ज़्यादा, और इसलिए ही तो तरजीहात चैनल्स को, मुल्क को और पॉलिटिशियंस को, रूलर्स को अपनी रीअलाइन करनी पड़ेंगी कि हमें हेल्थ पे और रिस्पॉन्सेस पे, हेल्थ रिस्पॉन्सेस पे पैसा खर्चना पड़ेगा बजाय इस तरीके कि हम एटम बॉम्ब और इन चीज़ों पे इतना लगा दें, क्योंकि ये 30 लाख लोगों का मर जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है और अनफॉर्चुनेटली अभी ये चल रही है बीमारी, अभी कोई ख़त्म नहीं हुई। सही। इस जो बहुत लॉन्ग और डार्क टनल है जिसमें हमारे बहुत प्यारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी भी हम बहुत बड़ा एक कॉस्ट पे कर रहे हैं। जो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, लाइट एट द एंड ऑफ दिस डार्क एंड लॉन्ग टनल, जो कि कम से कम 1.5 साल की टनल है, वो एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में ही आ रही है और सेफ। और देखें, ये भी एक अल्लाह ताला की बड़ी करिश्मा है कि हम इतनी ज़्यादा वैक्सीन ईजाद कर बैठे हैं इतने थोड़े टाइम में, क्योंकि आम तौर पे आरएनए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है। अदरवाइज़ हम एड्स की भी डेवलप कर लेते, हेपेटाइटिस सी की भी, वो भी आरएनए वायरसेस हैं। और इसकी वजह ये हुई कि जो साइंसदानों ने और तमाम जो डॉक्टर्स और जो तमाम रिसर्चर्स हमारे जैसों ने बजाय इसके कि एक ट्रायल हमने ख़त्म किया फ़ेज़ 1 और फिर फ़ेज़ 2 शुरू किया, हमने सारे तो हम पैरेलल चले हैं, लीनियर एक के बाद दूसरे तो नहीं चले। और इसीलिए ये मुमकिन हुआ कि 6 माह की कोशिश में हम अब वैक्सीन मार्केट में आ गई है। सही। और देखें, मैंने अनफॉर्चुनेटली 100 डेथ्स, बिकॉज मैं आईसीयू में काम भी करता हूँ, तो डिक्लेयर की होंगी, तो मुझे तो कोरोना की मौत से बहुत डर लगता है, जहाँ पे आपका कोई प्यारा आपके पास खड़ा भी नहीं होता, कोई कुरान पाक भी नहीं पढ़ रहा होता, कोई रो भी नहीं रहा होता आपके लिए, और आपको इबहाम होते हैं कि आपकी बॉडी को कोई हाथ लगाएगा भी कि नहीं मरने के बाद। तो इसलिए, और आप सांस के लिए एक आपको हंगर होती है कि आप सांस नहीं ले पाते और आपको मसनूई तौर पे सांस देना पड़ता है, तो वो बहुत तकलीफ दे डेथ है। ये वैक्सीन की जो तकलीफ़ है ये तो कुछ भी नहीं है। कोई भी दवाई, चाहे वो पैरासीटामोल है या एस्प्रिन है, वो साइड इफ़ेक्ट के बगैर नहीं है। इसी तरह ये वैक्सीन में भी जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम बात कर रहे हैं मैं और आप, वो एविडेंस क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ ये टेस्ट एंड ट्राइड की गई है कंट्रोल्ड सिचुएशन में, और जो भी उसका रिज़ल्ट आया है, पाकिस्तान अब फोर फ्रंट पे आ गया है मेडिकल रिसर्च की इस ट्रायल्स की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने और हमारी टीम ने डिलीवर किया है, और वो भी पब्लिक सेक्टर में डिलीवर किया है। तो हमें इस पे बतौर पाकिस्तानी, बतौर लाहौर, बतौर सिटी 42 हमें बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि लाहौर की एक यूनिवर्सिटी ने, जो कि सिर्फ अकलौती यूनिवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर की, जिसने 18,000 वॉलंटियर्स को चेक किया है, और उसका दुनिया तारीफ़ कर रही है उसकी क्वालिटी ऑफ ट्रायल का। और उसका रिज़ल्ट ये आया है कि 5% लोगों को थोड़ा बहुत बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, एक भी हलाकत नहीं हुई, एक भी मरीज को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप बता रहे हैं कि ना तो किसी किस्म की हलाकत हुई है। अब हमारे यहाँ चीज़ें हैं जो हम खुद से रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा दिल का मरीज़ है, वैक्सीन नहीं लगवा सकता, फलां बच्चे के साथ ये मसला है, वैक्सीन नहीं लगवा सकता। तो ये चीज़ें क्लियर कर दें, ये किस हद तक वैक्सीन सेफ है, क्योंकि लोगों के इसके साथ बहुत सारे अबहाम जुड़े हैं। क्या हर एज ग्रुप का बंदा, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा ये वैक्सीन लगवा सकता है? देखें, बच्चों में क्योंकि हमारा तजर्बा कोई नहीं, हमने 18 साल से ज़्यादा उम्र के किए हैं, और 18 साल से उम्र की ये हर एज का लगवा सकता है, चाहे कोई 100 साल का भी है। सही। चाहे उसको हार्ट की बीमारी है, चाहे उसको शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे वो दवाइयात ले रहा है, वो लगा सकता है। चाहे उसको कोविड हो चुका है, उसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो उनके थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, लेकिन वो बड़ी रैपिडली ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरा और तीसरा अटैक बहुत सारे
मरीजों को हुआ है। इसलिए ये तमाम क्वालिफाई करते हैं। सिर्फ जो हामला खवातीन हैं उनमें भी हमारा तजर्बा कोई नहीं, या जो दूध पिलाती माएँ हैं उनमें भी नहीं है कि बच्चे पे कोई इफेक्ट, ऐसा ये नहीं मैं कह रहा कि कोई इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं है इसलिए हम नहीं कुछ भी उस पर कमेंट कर सकते। इसलिए वो जब तजर्बा होगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी हम बात कर रहे हैं वो तो हम पाकिस्तानी जिसामत में टेस्ट करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और मैं समझता हूँ कि अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि देखें ये किस तरह इसका खात्मा होना है कोरोना का, किस तरीके से हमने न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ चले जाना है कि हम शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कर सकें, पूरी एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, इकट्ठे बैठ के खाना खा सकें, रेस्टोरेंट्स में जा सकें। हम वाकई ही जो हमारे लिए ख्वाब अब लगता है कि वो वाकई ही वो एक जन्नत थी कि जिसमें से अब हम मास्क और ये वो इसी तरह होना है जब हम 75% लोगों को वैक्सीनेट इफेक्टिवली कर देंगे, जिसका मतलब है 15.5 करोड़ या 16 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीनेट करेंगे। और ये जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जानें बचेंगी, आपकी भी, मेरी भी और तमाम पाकिस्तानी की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो भी कोई चीज़ दुनिया में आती है उसके साथ सोशल मीडिया, जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका, उसमें अबहम पैदा करता है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब। 2 और क्वेश्चन मेरे पास हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ये कहिएगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोगों ने ये कहा कि वो कोरोना का शिकार हो गए। सेकेंडली, एक वो भी लोग थे जो वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल धड़ल्ले से इधर उधर फिर रहे थे कि उन्होंने मास्क भी लगाना छोड़ दिया कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोनों सूरतों में क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो मैं ये कहूँगा कि जो वैक्सीन जैसे कंसाइनों की हमने ट्रायल किया तो आधों को तो पानी लगा हुआ है ना, तो आधों को तो ज़ाहिर है, आधों को हमने बताया था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, तो आधों को एक्टिव वैक्सीन लगी हुई है। जो इसकी रिजल्ट आया वो ये आया है कि 100% जिनको एक्टिव वैक्सीन लगी है उनको अव्वल तो उनको 75% को बीमारी हुई नहीं, अगर हुई भी है बाकी थोड़े बहुत लोगों को तो उसमें उनकी डेथ नहीं हुई और सीवियर डिजीज नहीं हुई, यानी बड़े माइल्ड डिजीज हुई है। वैक्सीन की एक ये फायदा है कि बीमारी होगी नहीं, 80% आप में चांस है। 20% जो चांस रह जाता है कि शायद थोड़ी बहुत हो, वो इतनी सीवियर नहीं होगी और बिल्कुल जानलेवा नहीं होगी और हॉस्पिटलाइज दाखिल नहीं करना पड़ेगा। ये भी वैक्सीन का एडवांटेज है। और मैं समझता हूं कि जिनको आप कह रहे हैं हुई है, हो सकता है उनको प्लेसिबो लग गया हो, वो पानी लगा हो, क्योंकि ये ट्रायल में लगी हैं। अभी तो कैंसाइनो वैसे कमर्शियली तो आई नहीं अभी तक पाकिस्तान में, आने वाली है, विद इन ए वीक और सो इंशाल्लाह अवेलेबल हो। सही सही। इसके अलावा डॉक्टर साहब, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज समझ रहे हैं? क्या वाकई वैक्सीन के बाद एहतियात की बिल्कुल जरूरत नहीं होती? ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको उसी तरह अपनी रहना चाहिए जिस तरह आप वैक्सीन से पहले SOPs को, खासकर मास्क की जो एक छोटा सा कुर्बानी है वो ज़रूर करें, हाथ धोते रहें और पुरहजूम जगहों पे नहीं जाएं। उसकी वजह यह है कि देखें, आपने अगर वैक्सीन लगवा भी लिया तो आपके इर्द गिर्द के लोगों ने नहीं लगाई, तो आप में ये पोटेंशियल रहेगा कि हॉटस्पॉट होंगे। ये भी अभी नहीं पता कि ये वैक्सीन कितनी देर तक, हम ये बता सकते हैं 4 महीने के लिए प्रोटेक्ट कर रही है, अब ये नहीं पता कि 4.5 महीने पे शायद प्रोटेक्शन खुदा ना खास्ता कम हो जाए। फिर हमें ये भी पता है कि वायरस म्यूटेट भी कर रही है, हमें B117 जो म्यूटेशन है उसका भी पता है कि 17 वेरिएशंस आई हैं। हमें यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेंगी उन म्यूटेशंस के, लेकिन हम इंसानी जान का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप एहतियात का दामन नहीं छोड़ें जब तक कि ये वाकया ही तारीख का हिस्सा, जैसे स्पेनिश फ्लू बन गई है या बाकी बीमारियां बन गई हैं। अभी और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये चीजें तारीख का हिस्सा बन जाएंगी। हमारे प्लेटफॉर्म से आप देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखें, अब हम उस एरा में, मैं, आप और तमाम दुनिया के इंसान उस एरा में आ गए हैं जहाँ हमें बहुत पुरुम्मीद रहना चाहिए। हमें पेंडेमिक फटीग, जो थकावट हो चुकी है इस पेंडेमिक से, उसमें नहीं मुब्तला होना। हम इस बीमारी से निकल के उस फटीग में मुब्तला होंगे तो और भी खराबी होगी। अब आपको बहुत अल्लाह ताला के घर से पुरुम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि इजादात हो चुकी हैं, टेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन
इसके लिए याद रखें कि आपको जिंदा रहना जरूरी है। डेड बॉडी को तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आप जिंदा रहें, पूरी कोशिश करें आपके प्यारे, आपके इर्द गिर्द के लोग जिंदा रहें, आपके खानदान और दोस्त अहबाब जिंदा रहें, एहतियात का दामन नहीं छोड़ें, ताकि इस रिसर्च का भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें कि आप में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जाए और ये बीमारी एक तारीख का हिस्सा बन जाए और अनफॉर्चुनेटली इस डार्क पीरियड को अल्लाह ताला रिप्लेस कर दे हमारी खुशियों वाले पीरियड से। आमीन, तो उसके लिए आपका और मेरा जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। आई होप वो लोग जो कि परेशान हैं वैक्सीन को लेकर, उससे रिलेटेड जो आपके जहन में चीज़ें आती रहती हैं, जो कयास राइयाँ आती रहती हैं, बहुत ज़रूरी है, सोचना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए और उसके बाद ही आपको कोई स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने खासी डिटेल में ये चीज़ें बता दी हैं, तो आई होप आपका अब माइंड जो है इस वैक्सीन को लेकर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम अक्सर चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ आवाम के मसाइल जो इससे रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस तो करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के हिस्से में जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अपार्टमेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, अवाम के लिए ये मनसूबा है, अवाम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकायदा तौर पर इसका कल इफ्तिताह किया जाना था, तो कुछ वज़ीर आज़म की मसरूफियात की वजह से, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही मसरूफियात हैं, तो फिलहाल इसको डिले किया गया है। अब इस मनसूबे की डिटेल्स हमने जाननी है, क्योंकि अगर ये अवाम के लिए बनाया जा रहा है तो अवाम इससे फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। एक बड़ा मनसूबा है और बड़े मनसूबे हमने अक्सर देखा है बहुत सारे मसाइल का, बड़े बड़े मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। तो फिर ये ख्वाब जो है, जो अवाम को दिखाया जा रहा है, कब इस पर काम शुरू होगा, कब इफ्तिताह होगा, फिर ये कब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, ये सब चीज़ें आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी जी। मेंबर गवर्निंग बॉडी LDA आमिर रियाज कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चल? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब भी मौजूद हैं, जो कि तमाम चीज़ों को कवर करते रहते हैं। तो दुर्रे नायाब की यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है कि कुछ अवामी इशूज़, इस मनसूबे से रिलेटेड इशूज़ हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम जब मदू करते हैं आप हमारे नाजरीन के लिए यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं, तो आपका तो मुझे स्पेशल शुक्रिया अदा करना है। तो हम आमिर साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अपार्टमेंट्स आवाम के लिए बनाए जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त देखने में ये मनसूबा लग रहा है, इसके कुछ खदोखाल बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि हमने जो 50 लाख घरों का हमारा वादा है, ये उसी की एक कड़ी है। और इसके ऊपर चूँकि LDA ने इसके ऊपर इनिशिएट लिया, और चूँकि हमारे जो चेयरमैन है CM पंजाब हैं और वाइस चेयरमैन LDA, मैं समझता हूँ VC साहब ने इसके ऊपर, वाइस चेयरमैन LDA साहब ने बड़ी मेहनत, पिछले कोई 7-8 महीने से हम इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। और इसकी सारी डिटेल, जिसमें इसकी बहुत सारी स्टडीज़ थी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, वो हमने सारी मुकम्मल की। इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी मुकम्मल की कि इसको कैसे हमने लेके आना है। इसके ऊपर हमने कैटेगरीज बनाई कि इसमें हमने किस किस कैटेगरी के कौन कौन से घर बनाने हैं। ये बेसिकली यहाँ पे हम 35,000 के करीब अपार्टमेंट्स बनाएंगे, जिसमें पहले फेज़ में हम 4,000 जो है वो हमने लॉन्च किए हैं। उसके लिए हमने इसकी जो टेंडर्स हैं वो भी आखिरी मराहल में इसका है। इसके लिए टेक्निकल फाइनेंशियल बिल्ड खोली जा रही है। बस सारी चीज़ें जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल, उनको एक सिस्टम के तहत किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं किया जा रहा कि जैसे माजी में होता रहा कि प्रोजेक्ट को फेंक दिया गया और उसके ऊपर बिल्कुल कोई स्टडीज़ के बगैर उसको किया गया, बाद में प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, ख़ुसूसन हमारे वाइस चेयरमैन LDA साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर करके और चीज़ों को वो लेके चले हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे हैं कि इंशाल्लाह अगले तो 2-3-4 दिन के अंदर अंदर इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनाग्रेट करेंगे। बाकायदा तौर के ऊपर मौके के ऊपर आएंगे, वहाँ पे ईंट रखेंगे, उसको उसकी जो भी इनाग्रेशन की तकरीब है उसको करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। हमारी पहले दिन से कोशिश यही थी कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करें, तो उसके बाद इसको ताख़ीर ना हो इस प्रोजेक्ट में। तो PM साहब उसको इफ्तिताह करने के बाद फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाए। अच्छा, नॉर्मली होता है ये इतने बड़े मंसूबे जो है ना, ये बड़ा ही टाइम ले जाते हैं। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आपसे आगे बढ़ाएंगे। दुर्रे नायाब, जैसा कि मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ा मंसूबा है,
बहुत बड़े मसाइल इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। आमिर साहब ने तो कहा कि कोशिश पूरी रहेगी। मुझे कुछ ऐसे चीदा मसाइल बताइएगा जो कि इस मंसूबे के साथ जुड़े हैं, तो आमिर साहब भी सुन लेंगे। आई होप कि उस पे हम देखिए ना, ये बड़ा एक बेसिक नारा था पीटीआई का कि जी हम घर देंगे, नौकरियां देंगे। नौकरियों वाला तो खैर वो तो दफन हो गया रफ, वो तो छोड़ दे। लेकिन ये उम्मीद नजर आ रही है, ये उम्मीद नजर इसलिए आ रही है, अगर एलडीए ना होता और एलडीए के पास जमीन ना होती या एलडीए के पास इतने इख्तियारात ना होते, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है, खुद फैसले कर सकती है, इख्तियार ना होता तो आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता नजर ना आता। एलडीए सिटी मंसूबे में ये ज़मीन मौजूद थी, वहाँ से ज़मीन ली गई, उसके बाद फ्लैट्स के मंसूबे बनाए गए। इस हद तक तो वाकई गवर्निंग बॉडी को और वाइस चेयरमैन एलडीए को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 15 से 16 हज़ार रुपये माहाना की किस्त के दरमियान 3 मरले का जो अपार्टमेंट है उसको डिज़ाइन किया। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अभी तक भी मुझे नहीं पता कि ये 23 से 25 लाख के दरमियान किस तरह से 3 मरले का अपार्टमेंट बनाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है, इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। लेकिन अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है ना, आगे चल के देखिए जब बनेगा तब क्या। अच्छा, उसमें बैंकों का कंसोर्शियम भी हो गया, बैंक के लिए चीजें भी आसान कर दी गई। अब शख्सी जमानत पे भी सुना है कि कहा जा रहा है कि जी जो शख्सी जमानत भी दे देगा, क्योंकि गरीब बंदा है जिसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो कहाँ से बैंक गारंटियां भरता फिरेगा, कहाँ से करेगा, तो उसके लिए शख्सी जमानत की भी गारंटी इन्होंने दे दी है। बहुत अच्छी बात है। ऑन टाइम प्रोजेक्ट जा रहा है। अभी ऐसी कबाहत नजर नहीं आ रही, लेकिन आएगी कहाँ पे, जब काम स्टार्ट होगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की ब्लैकमेलिंग, फिर उसके बाद जो सरकार जिस तरह से ब्लैकमेल होती है, महंगाई होगी, सरिया महंगा हो गया, ईंट सस्ती हो गई, वो सारी चीजें जो है बड़ी माजी में ऐसी मिसालें भी हमारे सामने माजी में। अब 10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, 4000 अपार्टमेंट्स का। फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 पे, तो इसको सेकंड फेज और थर्ड फेज में लेके जाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर शफाफियत पे क्वेश्चन है, बिल्कुल, कि चले आपने बहुत अच्छा बना लिया, सब कुछ हो गया, इसकी क्या गारंटी है कि वाकई गरीब बंदे को मिलेगा? क्या कम आमदन वाला जो हमारे ही दफ्तर में देखें, ड्राइवर है, कैमरामैन है, जिनकी आमदन बहुत कम है, बिल्कुल, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा? या माजी की तरह तभी पूरा होगा ना जब बाकी गरीब आदमी, या माजी की तरह अपनों को नवाजने का नेपोटिज्म का सिलसिला चलेगा? ये एक बहुत बड़ा आमिर साहब से मैं पूछ लेती हूँ, मकसद इस मंसूबे का ये है। अब वाकई मुझे तो तब ये मंसूबा अच्छा लगेगा ना जब मैं कहूंगी कि मेराज साहब और वसीम इससे फायदा उठा सके हैं, हमारे कैमरामैन, हमारे ड्राइवर्स। एक्चुअली ये गरीबों के लिए मंसूबा है। अच्छा, तो किस तरह गरीब इसमें देखें जी, इसकी जो तकरीबन कॉस्ट हमने रखी है वो कुछ 27 लाख के करीब है। अच्छा, इसमें हमने 2 जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने वेरीफाई करना है उस बंदे को, एलडीए ने जो वेरिफिकेशन का सिलसिला है वो उसके हाथ में नहीं है। इसकी ओपन बैलेटिंग होनी है इसकी। अच्छा, उसमें पहला जो है, इसमें हमें नेवडा ने इसके अंदर को 3 लाख रुपए की फी अपार्टमेंट सब्सिडी देनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो देगी कि जो हर अपार्टमेंट है उसको सब्सिडी, लेकिन वो किसको मिलेगी? जो बंदा उसके क्राइटेरिया के ऊपर, उनके जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर फॉलो करे। इस पे भी आई एम सॉरी टू से जुड़े, आप भी जानते हैं नवाजने वाले नहीं नवाजने वाले थोड़ा सा एलिमेंट होता है, हर बंदा कोशिश चले वो ठीक आपके। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फेज है उसमें बैंक। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है, जो बंदा ये अपार्टमेंट लेगा, होता ये है कि उसको आप बाहर लेते हैं तो उसको सारे पैसे देने के बाद वो एंटर होता है। यहाँ पे हमने जो बनाया जी 27 लाख रुपए में से वो उसका 10% डाउन पेमेंट देगा। सही। और वो किस्त उसकी तब शुरू होगी जब उसको चाबी दे दी जाएगी। सही। माजी में ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह करे ये ऐसा कर दे, ना किया तो एक बहुत बड़ा आपको। देखिए, उसके लिए हमने क्या किया, देखिए एक प्लानिंग होती है ना। मैं फिर बार बार वही बात करता हूं कि ये बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को, वाइस चेयरमैन एलडीए को, जिन्होंने इसके ऊपर प्लानिंग की। हम इसके लिए प्रॉपर बैंकों के साथ हमारी जो सारी डिस्कशंस हो गई हैं, उसके लिए अलहदा से एक अकाउंट है, एस्क्रो अकाउंट उसके लिए बन रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी पेमेंट्स का इशू ना हो। तो ये सारी मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमने इस जो प्रोजेक्ट को ना ऐसे मार्केट में ऐसे नहीं फेंका, इसके ऊपर को 8-9 महीने की मेहनत, आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी। लेकिन आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि जिस तरह से अपार्टमेंट और इतनी कम कीमत में वो बता रहे हैं। और सबसे खूबसूरत इसमें बात कि आपने 10% देने हैं और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है तब शुरू होगी जिस दिन आपको घर की चाबी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन ये कौन इंश्योर कराएगा? यहाँ तो दुरे नायाब हर रोज महंगाई, इस्तेमाल की चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक चीज ये भी आना होती है कि जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर करने के करीब जा रहे होते हैं तो आप महंगाई का कोई एस्केलेशन का जो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है उसका भी कोई ना कोई चिपिंग कर देते हैं। ये ना हो कि एंड पे बंदा जो है वो 27 लाख में 3 लाख चले डाल दिए सरकार ने, 24 का आपको पड़ गया, 24 में फिर वो 3 लाख
किसी महंगाई या किसी लागत के ऊपर जाने का बहाना बना के ना ले लिया जाए। तो ये वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो वाकई एक बंदे को इस चीज़ को सोचने में मजबूर करेंगे। ज़ाहिर बात है, अब 15 से 20 साल की मॉर्गेज होगी, इतना तवील अरसे में आपने बाउंड रहना है, आपने उसमें रहना भी है, और वो आपका होगा भी तब जब आप उसकी किस्तें पूरी करेंगे। आप एक गैर यकीनी की कैफियत में रहते हैं कि यार मैं छत में रह तो रहा हूँ, लेकिन मैंने 15 साल बाद पता नहीं मेरी छत बननी है। अच्छा, देखा जाए तो 35,000 खानदानों को अगर लाहौर में, और लाहौर में ये सेरा अगर एलडीए के सर चला जाए, जिन्होंने बहुत कभी कोई अच्छी शोहरत नहीं कमाई, मुझे अफसोस के साथ हमेशा कहना पड़ता है कि एलडीए ने कभी अच्छी शोहरत नहीं कमाई, अगर ये कर जाते हैं 35,000 कर जाते हैं, कम नहीं, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा इसमें। बिल्कुल। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन माफियाज का रोल हमेशा से हम देखते हैं कि बीच में आ जाता है। इस माफिया के रोल को किस तरह से काबू किया जाएगा, नाज़रीन हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर अवाम का ये मंसूबा है तो अवाम के लिए राह हमवार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मंसूबे से जुड़े अवाम के अगर कोई मसाइल हैं तो वो किस तरह से और कहाँ राब्ता कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आमिर रियाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्रे नायाब भी मौजूद हैं। अब मुझे ये जानना है कि मैं एक आम शहरी हूँ और मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदना है, मुझे किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। नॉर्मली हम किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाते हैं, कहीं माफिया, कहीं एजेंट माफिया, ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जगह जगह जो पैसे देने पड़ते हैं, कोई ऐसा वन विंडो सेल नहीं होता जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। तो इसके लिए प्लान क्या किया गया है? जी आमिर साहब क्या कहेंगे? अच्छा, आपके मैं प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ। पहले तो शहरियों को किसी माफिया से, किसी डीलर से मिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होगा, उसके साथ आपने प्रोसेसिंग एक माइनर सी फीस है वो आपने जमा करवानी है। अच्छा, उसके बाद बड़ा उसका प्रोसेस है कि जी उसके बाद आपको नेवडा ने उसको, नया पाकिस्तान हाउसिंग ने इसको बंदे को स्कैन करना है कि आया, उसके लिए उन्होंने जो शरायत है उनकी कि इसके पास पहले प्रॉपर्टीज़ ना हो और इस तरह का, क्योंकि ये बिल्कुल एक आम आदमी के लिए हम कर रहे हैं। ये नहीं कि डीलर ही वो 10 कर दे, एक ID कार्ड के ऊपर एक होगा। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा, उसके बाद जब वो बंदा वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो वो फिर बैंक उसकी स्क्रूटनिंग करेगा, जैसे आपको बैंक लोन करता है आम एक तरीका। इसमें सबसे अहम बात यह है कि बैंक हमें 5% के ऊपर ये फाइनेंस कर रहा है। ये बड़ी गवर्नमेंट की ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई हिडन तो नहीं इसमें? नहीं, इसमें कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ 5% के ऊपर हम बैंक इसके ऊपर कर रहा है। तो ये सारे मराहल है, जो बंदा इनमें क्वालिफाई करेगा, जो लोग आ जाएंगे वो बैलेटिंग में चले जाएंगे। जिनका बैलेटिंग में नाम होगा, ओपन बैलेटिंग होगी, सबके सामने होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुर्रे नायाब साहब हमारी बीट करते हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रांसपेरेंट कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया, रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर काम हुआ है। तो ये बिल्कुल लोगों के सामने इसकी बैलेटिंग होगी, जिनका नाम आएगा उनके ये पैसे जमा हो जाएंगे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे देगी। होता क्या है दुर्रे नायाब, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आपने कहीं प्लॉट खरीदा, घर खरीदा, वो जो तमाम मराहिल से गुजर के टाइम पे जाके आपको कुछ पैसे बताए जाते हैं, बीच में आपको ये चीजें ऐड कर दी जाती हैं कि इतने पैसे आपको और अदा करने पड़ेंगे, और फिर वो एक लंबा प्रोसीजर, टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है जब तक आपके हाथ में प्लॉट आता है या फिर घर आता है। इसमें ये भी बड़ा जरूरी है कि ऐसा बैठे यहाँ पे, जब प्राइम मिनिस्टर के हाथ से आप एक बिल्कुल 0 मीटर प्रोजेक्ट इफ्तिताह कराएंगे ना, क्योंकि मेरा ये भी एतराज रहा है कि पुराने प्रोजेक्ट से इफ्तिताह करवा दिया बेचारे प्राइम मिनिस्टर से, मासूम बंदा है, उसको धोखे में रखा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो पिछली गवर्नमेंट के पाइपलाइन में थे उनको कंप्लीट करा के इफ्तिताह करा दिया। लेकिन ये एक चैलेंज है क्योंकि ये प्योर पीटीआई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से थोड़ी सी बदमजगी अंडरपास जो हमारा बना फिरदौस मार्केट वाला, उस तरह की ना हो थोड़ी सी, तो ये प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो जाए। मैं अगर आप इजाजत दे तो एक मासूम सा सवाल कर लेती हूँ कि अभी तो हमें इफ्तिताह में ताखीर लग रही है, तो मंसूबा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखें, इफ्तिताह में कोई ताखीर नहीं। हमने जो ताखीर करनी थी, जो मामला, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि हमने, चूँकि कोशिश ये थी कि सारी चीज़ें देख के करें, तो इसका 1.5 साल का पहले फेज़ का टाइम है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1.5 साल में हम जो लोग हैं वो उन घरों में रह रहे होंगे इंशाल्लाह। 1.5 साल के अंदर हम उनको कंप्लीट करके देंगे, और इसमें उम्मीद इंशाल्लाह
बड़ी उम्मीद है कि इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम सब लोगों की नज़रें इसके ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर है, हमारे जो LDA के वाइस चेयरमैन साहब है वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम सब ने सारे काम छोड़ के इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस अच्छा, आमिर साहब पहले इसकी आपने बात की कंप्लीट हो जाएगा दुर्रे नायाब, मुझे ये भी जानना है महंगाई की जो हमारे सामने सूरत हाल है, हर चीज हर रोज महंगी हो रही है, ऐसा ना हो कि आपका पहला फेज मुकम्मल हुआ उस पर लोग बड़े खुश हो गए कि जी सस्ते घर मिल गए हैं, उसके बाद अगले फेज पर महंगाई का बहाना करके आप चीजें महंगी नहीं, महंगाई इस तरह नहीं होगी। इसके ऊपर पहले तो ये है कि इसके पहले फेज के तो हमारे जो टेंडर्स हैं वो 17 तारीख तक काफ़ी मुकम्मल हो गए हैं, 1-20 तारीख को हो जाएगा, परसों तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले फेज़ में तो इस तरह की हमें कोई कबाहत देखने में नहीं आएगी, और इसके ऊपर चूँकि महंगाई का बहुत सारा फैक्टर इसके के ऊपर भी होता है कि जी आपकी बाद में ज़मीनें महंगी हो गई और इस तरह का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोवाइड की जो ज़मीन है हमारे पास वो LDA सिटी में मौजूद है, बड़ी प्राइम लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन भी बताया ना लोगों को पता, वो इनमें कह रहा हूँ लोकेशन बड़ी प्राइम है। रिंग रोड हेलो की के जो इंटरचेंज है उसके बिल्कुल साथ LDA सिटी है, आपने वहाँ से एयरपोर्ट पे जाना है तो वो भी मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट का रास्ता है, आपने वहाँ से फिरोजपुर रोड पे जाना है, फिरोजपुर रोड वहाँ से 5-7 मिनट के रास्ते पे है, आपने रायबन रोड पे आना है, तो वो ये एक मेरा ख्याल है बड़ी प्राइम लोकेशन है, और ये जो कॉस्ट है और ये जो पैसे हैं इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके ऐन मुताबिक LDA जो है अपना वादा पूरा कर रहे हैं। दुआ दें LDA को कि कुछ ज़मीन उनके पास मौजूद वो सोसाइटी प्लान कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट शायद ये तो बात ना कर सके क्योंकि इनकी पॉलिसी मैटर्स भी है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का अपना किरदार था, क्या उन्होंने अदा किया? उन्होंने पाकिस्तान के किसी शहर में किसी भी जगह वज़ीर-ए-आज़म के हाथों क्या संगे बुनियाद रखवाने की कोशिश की? और अब जो चीज़ सामने आ रही है कि देखें अब LDA ने एक प्रोजेक्ट लाया, उन्होंने एक देग बनाई, पकवान तैयार हो गया, तो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउस अथॉरिटी ने अपना शेयर बीच में रख लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये प्योर जो है फिर उसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का शेयर नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट LDA को जाना इसमें क्रेडिट LDA को जाना चाहिए था, और LDA ही 100% जो भी बाइफर्केशन रखती। मैं चाहूंगा कि कैश साहब ये भी बताएं कि कोटा क्या रखा गया है, बाइफर्केशन क्या है, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या है, आम शहरियों के लिए क्या है, विफाकी मुलाजमीन के लिए क्या है। अगर जैसे लोकेशन बताई है, मैं तो प्लान कर रही हूँ कि मुझे तो यहाँ पे जरूर और जिस तरह ये कहते हैं कि मीडिया के लिए बड़ा कुछ रखा है जी, सहाफियों को बड़ा नवाज रहे हैं, तो वो भी इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं 5% का जो कोटा है ना वो सहाफियों के लिए रखा जाए, इसके ऊपर कोशिश पूरी हो रही है, और इसमें आधे जो है वो नेवडा के पास चले जाएंगे, कुछ हमारे LDA के एम्प्लॉइज हैं, तो चूंकि ये 35,000 के करीब रेड टिकर में चला देना कि सहाफियों के लिए भी कोटा रखा गया, इसके ऊपर पूरी नहीं 4,000 में से 5% निकले कितने वो भी बता देना। नहीं वो आप 4,000 को ना देखें ना, ये आप इसके बाद देखें 35,000 को चले, और ये इंशाल्लाह अगर अल्लाह, मुझे बड़ी अल्लाह के घर की उम्मीद है कि ये हमारा मॉडल कामयाब होगा, और इस मॉडल के कामयाब होने की देर है, फिर ये 35,000 नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए जी इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह हमारी जो प्लानिंग है ना, चूंकि हमारी प्लानिंग इस पे बहुत ज्यादा है। शो का टाइम तो कम है, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का टाइम है, इसमें ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि पहले फेज का हमने 1.5 साल का टाइम रखा है, और इसमें आप देखेंगी कि 1.5 साल बाद इंशाल्लाह मैं और आप वहां जाके प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह हम तो दुआ गो हैं, अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास डिफरेंट मोबाइल रेट्स। तो मोबाइल रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से मोबाइल जो हैं वो सामने आएंगे जी। ओप्पो रेनो 4 प्रो मोबाइल है, और इसकी प्राइस आपके साथ शेयर करते चलें। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है 84,999 रुपए, और कुछ इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रैम है इसकी 8 GB, और इसकी मेमोरी है जी 256 GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी, ओप्पो R17 प्रो मोबाइल 79,999 रुपीज इसकी प्राइस है। रैम 6 GB, मेमोरी है 128 GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं कौन सा है, ओप्पो F11 प्रो मोबाइल 54,999 रुपीज, यानी कि 54,999 रुपए में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। रैम है 6 GB, मेमोरी है 128 GB। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, ओप्पो F17 प्रो मोबाइल 51,999 रुपीज में आप खरीद सकते हैं। रैम है जी 4 GB, मेमोरी है 128 GB।
नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आ जाते हैं जी। Oppo A92 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी? 39,999 रुपीज में अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। इसकी रैम है 4GB और मेमोरी है इसकी 64GB। सो ये थे हमारे मोबाइल रेट्स जो कि आप तक पहुंचा दिए हैं। अगर आप मोबाइल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस कीमत पर आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। इस टाइम मार्केट में फाहद भट्टी मौजूद हैं। फाहद बताइए सब्जियां कौन कौन सी कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों के बारे में शहरियों का मिला जुला रुझान ही है, क्योंकि जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में अच्छी खासी कमी है और जो गैर मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो अच्छा खासा इजाफा किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसल टाउन के इलाके में। तो मौसमी सब्जियां जिसमें मटर, गाजर, मूली, पालक और दूसरी चीज़ें आती हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम हैं। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं उन्हीं से इन कीमतों के बारे में जानते हैं। जी आप बताइएगा कि किस तरह है ये मौसमी सब्जियाँ जिसमें गाजर है, पालक है, मटर है, ये इनकी कीमत क्या है, शलजम वगैरह की? ये मौसमी सब्जियां अब तो बिल्कुल ही सस्ती हैं, वो बाजार के रेट पे, रेट लिस्ट के रेट पे देते हैं। लेकिन जो रेट लिस्ट है ना, ये हमारे पास ये कागज़ है, ये सिर्फ 1 रुपए का आता है जो हमसे 30 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, आपसे 30 रुपए लिए जाते हैं इस रेट लिस्ट के। और दूसरा सब्जियों के रेट बताइएगा। हाँ, सब्जियों के रेट में कौन सा आपके जो सारी सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक है। मसलन गाजर है वो 20 रुपए किलो है, मूली 20 रुपए किलो है, मटर 40 रुपए किलो है, शलजम 20 रुपए किलो है और पालक है वो 20 रुपए किलो है। करेले महंगे, वो मौसमी सब्जी नहीं है, अभी उसका सीज़न शुरू हुआ है, वो 170 है। करेले 170 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा प्याज है वो 40 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर 30 से 35 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन जो है वो 170-180 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू जो है वो 30 से 35 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो जो शहरी यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर मौसमी सब्जियों की कीमतों में कमी की गई है, तो जो गैर मौसमी सब्जियाँ हैं जिसमें करेला और दूसरी सब्जियाँ आती हैं उनकी कीमतों में भी वाज़ेह कमी की जाए ताकि उन लोगों को सब्जियाँ खरीदने में ठीक है जी। शहरी कह रहे हैं कि मौसमी सब्जियों की कीमतें जहाँ कम है वहाँ पर दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी कमी की जा सके ताकि लोग जो है वो आसानी से खरीद सके। फहद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास हैं जी मीट रेट्स। अगर आप ज़ैनत शॉप पे जाएंगे तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं बीफ पर केजी 450 रुपीज़ में और बीफ मिन्स आपको यहाँ से मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी में। नेक्स्ट है जी मटन के रेट। पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपए में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपए में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में जिंदा मुर्गी अवेलेबल है जी 218 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त 316 रुपए में। एक बार फिर से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। मीट रेट्स आपने जान लिए और एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि हमारे सामने इंटरैक्टिव पर। और जी एग रेट्स आप देख सकते हैं क्या है जी। सबसे पहले है रिटेल प्राइस। अगर आप रिटेल प्राइस जानना चाह रहे हैं तो 149 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो 147 रुपीज में 2 रुपए की कमी के साथ आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद आ जाइए जी अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे पे 148 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी। तो नाज़रीन ये थे हमारे पास एग रेट्स, वो भी आप तक पहुंचा दिए हैं। और अब जो है इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और हम बताने वाले हैं कि आज के सवाल का दुरुस्त जवाब क्या है और वो कौन है खुशनसीब जो कि आज के सवाल का दुरुस्त जवाब दे सके हैं और इनाम के हकदार ठहरे हैं। सवाल था हमारा जी पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ और इसका दुरुस्त जवाब जो है देने वालों में कौन कौन शामिल है उनके नाम भी मैं आपको बताती चलूं जी। उनके नाम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं। बीनिश हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया, शमीम हैं और इसके अलावा असद हैं और काशिफ हैं जिन्होंने आज के सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। और जवाब क्या था जी? शहर लाहौर। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? शहर लाहौर में। और मेरे सामने आप देख सकते हैं हील्स के बहुत जबरदस्त गिफ्ट पड़े हैं जो कि हम इन खुशनसीबों को पहुंचाने वाले हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।